पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिसेंटली क्रॉस किया 1,50,000 का पॉइंट्स और जो कि था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ऑल टाइम हाई। आज भी लोग जो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड हैं वो घबरा रहे हैं, क्या उनको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए? और जो लोग इन्वेस्टेड नहीं है वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब नीचे आएगी तो स्टॉक मार्केट में हमें बाय करना चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की उस वक्त जब इंडेक्स 70,000 के ऊपर था और तब भी लोगों का ये कंसर्न था कि ये तो बबल है, ये आजकल भी नीचे गिरने वाला है। और इसको बड़े डिटेल के अंदर हमने कवर किया था कि ये बबल नहीं है, आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और वो वाली वीडियो आपको एक साल पहले हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिलेगी जिसको हमने कहा था डोंट ट्रेड PSX। और मकसद यही था कि ट्रेड नहीं करना, आपने इन्वेस्टेड रहना है। और वहाँ पे 2 रॉकेट भी हमने दिखाए थे थंबनेल के ऊपर ताकि हम आपको समझा सके कि स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। और आज मैं उसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर जिस तरह मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, आज की तारीख में हम देखते हैं कि फंडामेंटली क्या चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अभी यहाँ पर है। और क्या आज की जो इंडेक्स के पॉइंट्स है ये ऑल टाइम हाई है या नहीं। सो आए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडेक्स की जो पोजीशन है और जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक कैसी है। अगर मैं आपको सबसे पहले समरी बता दूं, आप हिस्टोरिकली पिछले 23-24 साल का डाटा सरमाया और पीके पे भी देख सकते हैं कि 2002 से यहाँ तक हमने दिखाया है। और ख़ास तौर पे 2023 जुलाई के बाद जब से ये स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल चेंजेस हमें नज़र आना स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या था कि IMF ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया, जिसकी वजह से आपको IMF की पहली एक ट्रांच मिली, जिससे हमारा जो एक फिस्कल साइड पे मसला था, हमारे पास डॉलर नहीं थे, वो जब आए उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, अभी तक हम पकड़ा ही नहीं दे रही स्टॉक मार्केट इतना माशाल्लाह परफॉर्म कर चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं कि ये जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है जुलाई 2023 से अभी तक तकरीबन 70,000 यानी कि 1 लाख पॉइंट्स की जो इजाफा हुआ है हमारे पास, 70,000 तो सिर्फ इन 10 कंपनियों का इजाफा है। मतलब UBL ने आपको तकरीबन 13,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। इंडेक्स के पॉइंट्स के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन है। FFC ने तकरीबन 10,000 पॉइंट्स दिए हैं। मीज़ान बैंक ने तकरीबन 6,000 पॉइंट्स दिए हैं। बैंक अल हबीब ने तकरीबन 6,000 पॉइंट्स दिए हैं। हबीब बैंक, मारी, OGDCL, लकी सीमेंट, MCB और हबको। अगर आप थोड़ा सा देखें, बैंकिंग सेक्टर ने बहुत आउट परफॉर्म किया है। और अगर आप जब ये पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा था और जो 2023 की जो डिस्कशन थी, सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। और डिफ़ॉल्ट में सबसे ज़्यादा हिट किसको पड़नी थी? बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि उनका जो लेन देन था, जो उनका डेट था, वो कहीं रीस्ट्रक्चर होकर कुछ ऐसा ना हो जाए कि बैंकिंग के लिए नेगेटिव हो। और जब वो वाला खतरा टला, उसके बाद से अब तक जो परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है आपका बैंकिंग सेक्टर। तो ये जो लाख पॉइंट्स हैं, अभी सिर्फ तकरीबन 65% की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इन 10 कंपनीज की है जिन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 साल के अंदर। आगे हम लेके चले, मैंने पुरानी जो 1 साल पहले की वीडियो बताई थी, ये मैं वही स्लाइड अभी आपको बता रहा हूँ कि तब भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, हम कहीं यहाँ कहीं के ऊपर थे जब हम कह रहे थे यार आपका प्राइस टू अर्निंग जो है ना 4 से 5 के राउंड है, जो एवरेज भी है वो 8 से 9 या 7 से 9 की रेंज में रहता है। तो जो अर्निंग्स थी आपकी वो इतनी ज़्यादा थी कि जो प्राइस जिस लिहाज से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा था वो उस लिहाज को कैच ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लैक लाइन आपको मिल रही है प्राइस टू अर्निंग, ये ज़्यादा चीप से चीप तर होता गया। जितनी प्राइस टू अर्निंग आपकी नीचे होगी उतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड आपकी एसेट क्लास होगी। जितनी प्राइस टू अर्निंग आपकी ऊपर होगी उतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कह लें या अपनी वैल्यूड के ऊपर देख लें, ज़्यादा सॉर्ट ऑफ कीमती आपको स्टॉक मार्केट मिलेगी। हिस्टोरिकली जब हम 2017 में देख रहे थे तो आपका एक टाइम के ऊपर इंडेक्स 12 को भी टच किया। उस वक्त आप इंडेक्स से पॉइंट देखें जिसको हम कहते थे कि PMLN की जो 2017 की गवर्नमेंट थी, जब 53,000 को हमने हिट किया, उस वक्त प्राइस टू अर्निंग ऑफ द मार्केट 12.7 तक भी गई थी। आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम 8.2 के ऊपर हैं और हम 1.5 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर चुके हैं। मतलब हम 2 गुना बढ़े हैं उससे जो कि हम 2017 के अंदर थे। और हमारी अभी भी वैल्यूएशन उससे तकरीबन 40-50% डिस्काउंटेड रेट पे है। अगर इसी को आप देखें कि 8 पे अगर 1.5 लाख है तो 12 के ऊपर हम किधर होंगे, तो तकरीबन 2,25,000 पॉइंट्स के ऊपर होंगे अगर हम 12 के प्राइस टू अर्निंग के ऊपर आ जाएं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अर्निंग के पर्सपेक्टिव से दिखाऊं, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये बेसिकली आपकी अर्निंग्स है और जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी प्राइस टू अर्निंग है। अगर आप जिस तरह मैं पहले बता रहा था 2017 के अंदर
एक टाइम ऐसा था जब तकरीबन 12.7 और 13 के ऊपर थे, तब हमारी प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से जो हमारी अर्निंग थी तकरीबन 500 बिलियन थी। आज हमारी अर्निंग इंक्रीज होकर तकरीबन 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और हमारा जो प्राइस टू अर्निंग का जो रेशो है, पीई रेशो जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 8.2 के ऊपर है। अर्निंग भी बेहतर हुई है, ये नहीं कि, और ये जो हमारा आइडिया है ना कि हम हमेशा पास की प्राइस को देखकर आज को कंपैरिजन करते हैं, ये भी गलत है। हम आज से 7-8 साल पहले तक तकरीबन 500 बिलियन की हमारी अर्निंग थी, आज हमारी 1.5 ट्रिलियन की अर्निंग है। हम ऑलरेडी 2 गुना ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग, हम अर्निंग्स जो है केसी 100 इंडेक्स की कंपनीज वो कमा रही हैं, लेकिन हमारी जो प्राइस है, यानी जिसको हम केसी 100 के पॉइंट्स कहते हैं, उस तेज़ी से उसने उस अर्निंग को मीट ही नहीं किया। और यही जो चार्ट है, ये डाइवर्जन सॉर्ट ऑफ आपको जो नज़र आती है कि ब्लू लाइन पहले ऊपर थी और ब्लू लाइन अभी नीचे है, वो इसी चीज़ को शो करी है कि जब अर्निंग कम थी तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा थी, आज अर्निंग ज़्यादा हो गई है। उस तरीके से आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची है कि हम कह सकें यार ये जो पिछला हाई था ना अर्निंग का, प्राइस टू अर्निंग का, जो 12 के ऊपर था, आज इंडेक्स उस लेवल पे पहुंच चुका है। अब इसी चीज़ को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, हमने 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको मार्क करके दिया है। यही जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था, जब पिछली दफ़ा 2017 के अंदर हम 12.7 प्राइस टू अर्निंग पे गए थे, उस वक्त हमारी मार्केट कैप जो डॉलर टर्म्स में थी वो तकरीबन 100 बिलियन तक थी, 100 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप थी। आज हम अर्निंग हमारी उस वक्त की 820 बिलियन से डबल हो चुकी है, तकरीबन 1.7 ट्रिलियन आपकी अर्निंग्स हैं। आपका रेवेन्यू जो है वो 6.9 ट्रिलियन से इंक्रीज होकर 21 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, और आपका जो मार्केट कैप है वो अभी भी 64 बिलियन पे है। मतलब कि अगर मैंने सिर्फ डॉलर टर्म्स पे जाना है तो अभी भी स्टॉक मार्केट 36% डिस्काउंटेड के ऊपर है, क्योंकि आपकी डॉलर की टर्म्स पे आप अभी 36% पुराने पीक पर भी नहीं पहुंचे। तो दोनों प्राइस टू अर्निंग और डॉलर टर्म्स की जो वैल्यूएशन है वो अभी भी दिखा रही है कि आपका इंडेक्स पिछले हाई को नहीं किया, दो कि हम पॉइंट्स में और एक्चुअल वैल्यू में 2 गुना बढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटली ये भी एक रीजन है जिसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए। पुरानी वीडियो में भी मैंने ये शो किया था, उस वक्त जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी हम तकरीबन 4 से 5 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग के ऊपर थे। तब मैंने बताया था कि रीजनली अभी भी हम बहुत चीपर हैं। हालांकि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तानी रुपीज बट इन डॉलर एज वेल। डॉलर के अंदर तकरीबन 89% का रिटर्न है पिछले साल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। उस रिटर्न के बावजूद अभी भी हम अपने रीजन के अंदर अंडर वैल्यूड हैं। और कितना अंडर वैल्यूड है अब ये यहाँ से देख लें। पाकिस्तान इस टाइम पे 8.2 के ऊपर है, इंडिया 22.7 प्राइस टू अर्निंग के ऊपर है, बांग्लादेश 10.3 अभी भी हमसे 20% ऊपर है, श्रीलंका जो कि उस वक्त डिफॉल्ट हुआ था अगर आपको याद हो आज 11 प्राइस टू अर्निंग के ऊपर है, और यूएस डॉलर तो 27 प्राइस टू अर्निंग के ऊपर अभी चल रहा है। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने तब जब बताया था तब भी मैंने ये कहा था अगर पाकिस्तान की प्राइस टू अर्निंग को अगर हम मैप कर दें दुनिया के साथ, जो कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, कि यही अगर उनके ऊपर हम होते तो कितने पॉइंट्स होते। जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया की प्राइस टू अर्निंग जो अभी चल रही है 22.7 है, अगर यही प्राइस टू अर्निंग पाकिस्तान की हो जाए अभी से, तो आपका जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो तकरीबन 4,16,000 पे जाएगा। अगर हम बांग्लादेश के लेवल पे जाएं तो तकरीबन 1,90,000 पे जाएगा। अगर हम श्रीलंका के इंडेक्स पे गए तो तकरीबन 2 लाख हो जाएगा। अगर हम यूएस पे जाएं तो तकरीबन 5 लाख पे तो हमारा इंडेक्स चला जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद है कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, हम अभी भी उनसे बहुत सस्ते हैं। वो क्यों वहाँ पर हैं? क्योंकि मुल्क की स्टेबिलिटी थी, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी, हमारे ये सारे चैलेंजेस थे, हमारे पास डॉलर नहीं थे, हमें बहुत ज़्यादा, मैं अवाम को, बल्कि आप लोग जो देख रहे हैं, आपने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस दिया है जहाँ पे हम अभी हैं। रीज़न क्या है? हमारा बिजली का बिल आता था 2,000 रुपया, अब आता है 30-40 हज़ार रुपया। हमारा गैस का बिल आता था 300 रुपया, अब आता है 3-4 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार, 12-12 हज़ार भी आता है। पेट्रोल हम देते थे 70 रुपया, आज हम देते हैं 270 रुपया। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जो एक बर्डन था कि जब गवर्नमेंट कहती थी मैं 100 रुपये की चीज़ आवाम को 50 रुपये की दूंगी और 50 रुपये में अपनी जेब से डालूंगी, और वो जो जेब से डालना था वो अपनी जेब से नहीं था, वो फिर लोन लेते थे दूसरों से जाके। ये जो पिछले 2 साल में आप जितना देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, वो इसीलिए हो गई है कि गवर्नमेंट ने कोई बर्डन आपका नहीं लिया। गवर्नमेंट IMF से यही एग्री करके बैठी हुई है, जितना भी बर्डन होगा हम आवाम को पास करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा कुछ देने की कोशिश करे गवर्नमेंट रिलीफ, IMF आ जाती है, भाई आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मकसद ये बताने का है कि स्टॉक मार्केट इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रही है कि मुल्क के हालात, के जो आवाम के हालात है वो बहुत ख़राब हैं।
गवर्नमेंट वीक थी पहले, अवाम अमीर थी। अब गवर्नमेंट ने जब बर्डन अवाम पे दिया, जो नीचे वाला तबका था वो तो बेचारा पिस के रह गया, और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो वीक थी वो अब तकरीबन अपने जो फाइनेंशियल्स है उसको इम्प्रूव करके थोड़ी बेहतर हो गई है, और जो इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट को देख रहा है। अगर गवर्नमेंट के हालात बेहतर हो गए हैं, फिजिकल साइड से पहली दफ़ा हम सरप्लस पे आए हैं, ये वो सारी सिग्नल्स थे जो बाहर वाले लोगों को और इन्वेस्टर को मिला कि अब पाकिस्तान में भी अपने घर के हालात खुद ठीक करने की पोजीशन में आ गया है। और आईएमएफ बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ ने चेक पे रखा हुआ है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे फिर आप उसी फिजिकल और एक उसी डेडलॉक वाली सिनेरियो पे आ जाएं कि आप लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं और फिर जाके आप लोन भी ले रहे हैं, आप रेवेन्यू भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू भी इंक्रीज किया, रिलीफ ना होने के बराबर दिया हुआ है, और आईएमएफ का डंडा ऊपर सर पे वैसे ही बैठा हुआ है। अब ये तो था कि हमने यूएस के साथ, इंडिया के साथ करके थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश, अपने दिल को बहलाने की कोशिश किया। लेकिन अगर हम अपनी तरह के जो रीजन में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको अगर देखें कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन माशाल्लाह हम लीड कर रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तकरीबन 25 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारा जो नेशनल जीडीपी है जो कि डॉलर टर्म्स में देखा जाए 373 बिलियन है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में है वो 525 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो मैं अभी पीछे भी बता रहा था, तकरीबन 64 बिलियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तान है। अगर आप नंबर ऑफ कंपनी जो कि ग्रेटर देन 1 बिलियन है, ये लास्ट ईयर 2-3 ही थी, ये इस साल में थोड़ी सी हलचल हुई है तो 15 हो गई हैं। और प्राइस टू अर्निंग जैसे मैं पहले कह रहा हूँ 8.2 है, और ट्रेलिंग 12 मंथ के ऊपर जो आपका डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 5.4% पे चला गया है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल नाइजीरिया को भी देख लें, इंडोनेशिया को भी देख लें, आपकी जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ है, इनकी भी 28 है। इनकी जो नेशनल जीडीपी की डॉलर टर्म्स के ऊपर जो कैपिटल नॉमिनल जीडीपी हम 373 के ऊपर है, वो तकरीबन 1400 बिलियन के ऊपर है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज डबल है हमारे लिहाज से। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम 64 बिलियन के ऊपर है, और इंडोनेशिया की जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो 953 बिलियन है, 953 बिलियन। ये तकरीबन 115x आप कर लें कि इतनी बड़ी उनकी मार्केट है। हमारी सिर्फ 15 कंपनियां 1 बिलियन से ऊपर हैं, इंडोनेशिया की 110 है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो हमसे डबल महंगा है, और उनकी जो डिविडेंड यील्ड देखें वो तकरीबन 40% हमसे कम है। सो बताने का मकसद ये, अगर आप रीजन पूरे में देखें, इवन आप बांग्लादेश को देखें जिनका प्राइस टू अर्निंग अभी 10.4 है, आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखें फिलीपाइंस का 251 है, वियतनाम का देख लें 346 बिलियन है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको ये बता रही हैं कि अभी भी आप मार्केट के अंदर, रीजन के अंदर बहुत अंडर वैल्यूड हैं। अगर हमने अपना किबला दुरुस्त किया और हमें समझ आ गई कि यार ये जो हम जियो पॉलिटिक्स की वजह से डॉलर ले लेते थे, डंप एंड पंप करते थे, इलेक्शन आ जाते थे, हम एकदम अपना जो जितना डिसिप्लिन हमने किया वो छोड़ के फिर हम वो कर लेते थे, आईएमएफ का हम प्रोग्राम पूरा नहीं करते, दरमियान में निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम इस पर कंट्रोल रखें, डिसिप्लिन रहें जिस तरीके से चल रहे हैं, और आराम आराम से जो हम ग्रोथ की तरफ जाएं, तो होपफुली हमारी मार्केट स्टेबल भी रहेगी और इंशाल्लाह ऊपर भी जाएगी। लेकिन रीजन के अंदर अभी भी हम बहुत अंडर वैल्यूड हैं। एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम मैंने नहीं की लेकिन मैं इस दफ़ा बताना चाहूँगा, मनी इन सर्कुलेशन। हम हमेशा अगेन स्टॉक मार्केट को एक लिमिटेड लेंस से ही देखते हैं कि यार मार्केट के पॉइंट्स की क्या पोजीशन है। हमें ये नहीं समझ आती है कि अगर मैं सिर्फ 2017 की बात करूं, जो मनी इन सर्कुलेशन थी वो तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपया थी, और उस वक्त स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 50,000 को क्रॉस किया था। आज मनी इन सर्कुलेशन 40 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। हमने 2 गुना ज़्यादा पैसा प्रिंट किया है, और आज हमारा इंडेक्स का है 1.5 लाख के ऊपर है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप लोग माशाल्लाह ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट पे तो अभी ताज़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती थी? रियल एस्टेट के अंदर। आज आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में वो हालात नहीं है। अब जो इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा है, कहाँ पे जाएगा? तो ये आराम आराम से लोगों को जब अवेयरनेस होगी, लोगों को समझ होगी। और बाय द वे पिछले 1 साल के अंदर हमने 77,000 नए अकाउंट भी खोले, और ये विद ईच पासिंग डे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों को भी समझ आ गई है कि यार हमें जो ट्रक की बत्ती एक रियल एस्टेट के पीछे लगाया जाता था, एक्चुअल में उसका क्या बेनिफिट था। आपको एक लैंड लिया हुआ, आप ये एक्सपेक्ट करें एक और अमीर बंदा आएगा, वो मेरी लैंड ज़्यादा कीमत पे लेगा, वो जो पैसे मेरे पास बचेंगे मैं जाके गाड़ी लूँगा, मोबाइल लूँगा। यही इवेंट आपका चल रहा होता था, लेकिन कोई कैश फ्लो नहीं था। और उसकी वजह से क्या हो गया कि जो अमीर लोग थे वो सारे रियल एस्टेट पे चले गए,
उसकी वजह से जो काम गरीब बंदा था वो बेचारा लैंड लेने के काबिल भी नहीं हो सका। सो मकसद ये बताने का है कि अभी इकॉनमी के अंदर बहुत पैसा है और उस पैसे की स्टॉक मार्केट पे उतने पैसे आए ही नहीं है जो कि इकॉनमी में चल रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद ईच पासिंग डे आराम से जब लोगों को जब हालात सही लगेंगे, पता नहीं उस वक्त इंडेक्स कहाँ पे होगा, लेकिन ये जब पैसा आता जाएगा। और मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि आज अगर हम 3.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख इंडेक्स पॉइंट है जहाँ पे इन्वेस्टर सिर्फ 3.5 लाख हैं, जिस दिन इन्वेस्टर 10 लाख हो गए तब पता नहीं इंडेक्स कहाँ पे होगा, जिस दिन इन्वेस्टर 50 लाख हो गए तब पता नहीं इंडेक्स कहाँ पे होगा। आप लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, आप अर्ली में ही हैं, आप अभी तक लेट नहीं हुए हैं। सोचें जिस दिन करोड़ वाला बंदा आएगा कि मेरा अकाउंट खुल रहा है, क्या आपको लगता है कि इंडेक्स आपको यहीं पे मिलेगा? तो जब पैसा नया आएगा, लोग नए आएंगे, वो ज़्यादा पैसे लेकर आएंगे, तब थोड़ी लिक्विडिटी आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आएगा कि यही चीज़ें हैं। पैसा तो गवर्नमेंट छाप रही है, देख रहे हैं 15 ट्रिलियन से आप 40 ट्रिलियन के ऊपर चले गए हैं। शेयर तो नहीं आप बढ़ा सकते इस तरीके से, शेयर तो लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट का पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। और एक और रिलेशन अगर आप देखें, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसका रेशो वही है जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हो रही है। सो आपने हमेशा उस चीज़ को ऑन करना है जो कि लिमिटेड इन सप्लाई हो, जिसके बाद में जब हम कह रहे हैं करोड़ बंदा आएगा, तो यही लिमिटेड स्टॉक्स आपकी अगर ओनरशिप में होंगे, इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी? और आपके पास अगर वही कैश ही होगा जो कि सबके पास है, तो आपकी वही डिवैल्यूएशन होगी जो कि माशाल्लाह हमारी पिछले 20 साल में हो चुकी है अपने कैश को लेकर। अब एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी वो म्यूचुअल फंड की पोजीशंस थी। इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट टाइम तकरीबन 2-2.5 ट्रिलियन को मैंने कहा था हम क्रॉस कर चुके हैं। हम 4 ट्रिलियन की एसेट अंडर मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड हम क्रॉस कर चुके हैं। आप हिस्टोरिकली देख रहे हैं, एक टाइम पे तकरीबन 170 बिलियन था, फिर एक टाइम पे हमने तकरीबन 1 ट्रिलियन को 2022 में क्रॉस किया। 1 से 2 में हमें 2 साल भी नहीं लगे और 2 से 4 में भी हमें 2 साल नहीं लग चुके। तो पैसा जिस तरह मैंने पहले बताया कि इतना सर्कुलेट हो चुका है कि वो पैसे ने कहीं तो जाना है, पैसा आपके बैंक्स में तो नहीं पड़ा रहेगा या आपके संदूकचे में तो नहीं रहेगा। तो थोड़ी सी मनी इनफ्लो हमने म्यूचुअल फंड में भी देखी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो मनी इनफ्लो आ रही है, लोग रिस्क ही नहीं ले रहे हैं। लोग क्यों रिस्क नहीं ले रहे हैं? 50% ऑफ द फंड्स आर बेसिकली गोइंग इन मनी मार्केट। उसमें से भी 27% जो है वो इनकम में है। ये दोनों मैं लो और मीडियम में ही कंसिडर करूंगा। 4 ट्रिलियन में से सिर्फ 4.450 बिलियन, लेस देन तकरीबन 10% ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट। सो बताने का मकसद ये है कि अभी हम तो एजुकेट कर रहे हैं। आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखें, इक्विटी ये हाई रिस्क का और लो रिस्क का, तकरीबन 11 से 12% का आपको लो रिस्क का रिटर्न है, तकरीबन 50% से ज़्यादा आपका हाई रिस्क का रिटर्न है। सो मकसद ये बताने का, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो खुश हैं कि हमने मनी मार्केट में किया और आप इन्वेस्टेड थे, आप इन्वेस्टेड नहीं थे। आपने तो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं किया, आपका तो पैसा डिवैल्यू हुआ। हाँ, आप करंट अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आपने मनी मार्केट में रखा, लेकिन आपके पास अभी वो सेंस ही नहीं आई कि यार पैसा तो कहीं और बन रहा है, मैंने क्यों इस तरह डेड जगह पे जाके रखे हुए हैं। सो यहाँ पे मैं एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा कि स्टॉक मार्केट पिछले 2 साल के अंदर 200% बढ़ चुकी है। और अगर अब पिछले 2 साल में आपने मनी मार्केट में ही रखा हुआ है, तो ज़रा पीछे जाके तो देखें कि लाख रुपये आपका 4 हो सकता था, आपने लाख रुपये को 1,25,000 तक रिस्ट्रिक्ट किया बिकॉज आपके पास वो नॉलेज ही नहीं थी कि आपने क्या करना है। सो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जिस दिन होपफुली जब हमें नज़र आएगा पाकिस्तान के हालात ठीक हो गए और ये पैसा सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1.5 लाख रुपए पे होगी? तो ये जो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने के अंदर इन सब के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगी फ्यूचर के अंदर। इसी तरह मैंने एक चार्ट पिछली दफ़ा शेयर किया था जिसपे मैंने ये बताया था कि जब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो आपकी जो पोजीशन होती है म्यूचुअल फंड के अंदर वो क्या होती है। अभी तो मैंने आपको बताया लेस देन 10% पे हम आ चुके हैं। पिछली दफ़ा जब 2017 के अंदर जब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट आपका 6 पे था, आज हम 11 के ऊपर हैं। आपका हाई रिस्क यानी इक्विटी मार्केट के अंदर तकरीबन 66% लोगों का पैसा था, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ 10% पे हम हैं। आपका जो लो रिस्क है उसमें सिर्फ 15% लोगों का पैसा इन्वेस्टेड था, ज़्यादा पैसा आपका हाई रिस्क में था। आज की तारीख में आ जाएं, तकरीबन आज आपका हाई रिस्क तकरीबन, मैं लेटेस्ट पे चला जाऊं, 14% आपका हाई रिस्क पे है। आपका अभी भी तकरीबन 60% जो है वो आपका लो रिस्क के अंदर है। इंटरेस्ट रेट अभी आपका 11 पे है।
जिस दिन आपको अगर, और ये इंटरेस्ट रेट की फ्यूचर की प्रोजेक्शन नीचे ही है, और अगेन मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्योंकि बड़े डिसिप्लिन तरीके से चल रही है। लास्ट टाइम कोविड में देखें तो हमने 15 से 7 में मेरे ख्याल में महीना भी नहीं लगाया था, 2 महीने के अंदर ही किया था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। अभी के टाइम पे ईरान और इसराइल का मसला हुआ तो गवर्नमेंट, ये स्टेट बैंक ने बड़े कॉशियसली वेट किया कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि नीचे जाना है कि नहीं जाना। जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आया, ट्रंप की पॉलिसीज थी जिससे ये पता चलना था कि क्या पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट है या नहीं है, तो स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं किया, क्योंकि उसने वेट किया। अब जब इम्पैक्ट हमें नज़र आ गया कि इतना ज़्यादा नहीं है, आपकी इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है, सारा कुछ आपका ये सही है, उसकी वजह से अब स्टेट बैंक से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। और ये स्टॉक मार्केट आपको 1.5 लाख से ऊपर है, जबकि इंटरेस्ट रेट अभी नीचे नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड आउटलुक के ऊपर होती है, और ये यही बताती है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाना है तो आपके हाई रिस्क ने बेहतर परफॉर्म करना है। तो अगेन वो लोग जो कि मनी मार्केट में पैसे लगा के बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ अपना कुछ ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपने पैसा वहाँ पे लगाना है जहाँ पे पैसा बन रहा है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे आपको ये समझ आएगी, तो सरमाया.pk का प्लेटफॉर्म हाजिर है जो कि आपको ये बता सकता है कि आपने अपने पैसे को क्या करना है। आगे मैं अगर आपको लेके जाऊँ, ये आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग पहली दफ़ा आए हैं और शायद उन्होंने पहली दफ़ा एक रैली होते हुए देखा है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी इन्वेस्टेड था और मेरे सामने ये जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस थी, जो कंपनी शायद 100 रुपये की भी नहीं थी वो 1000 रुपये पे चली गई, जो 3 रुपये की कंपनी थी वो 100 रुपये पे चलेगी, जो 25 रुपये की कंपनी थी वो 140 रुपये की चलेगी। और हमें यही लगता था कि ये जो 140 की कंपनी है 1000 पे जाएगी। और हमेशा हम वो वाले एंट्रेंट्स थे जिसका अभी के टाइम पे हालात जब होंगे एक बुलिश वाले एनवायरनमेंट में, तो एक वो लोग तब आ रहे होंगे जबकि बिल्कुल लैंड वाला टाइम होगा, और मैं उनमें से था। इसमें कोई रिग्रेट नहीं है मुझे बताने की, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर मैं उन्हीं में से कुछ कंपनीज का आपको साथ डाटा शेयर करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेक्सो की हम बात कर लें, जनवरी 2017 में इसकी शेयर की प्राइस 250 थी, आज बाय द वे इससे डबल हो चुकी है। लेकिन जनवरी जो 2017 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू 27 बिलियन था, इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था यानी जो मुनाफा करती थी 2.6 बिलियन करती थी। आपको पता है कि इस प्राइस टू अर्निंग पे वो ट्रेड हो रही थी उस टाइम पे 27 प्राइस टू अर्निंग पे। तो अगर मैं अभी का इनका डाटा देखूं, तकरीबन 27 बिलियन से रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 61 बिलियन के ऊपर। इनका प्रॉफिट 2.6 बिलियन से इंक्रीज हो गया 8 बिलियन के ऊपर, तकरीबन 3 गुना रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुए। लेकिन इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 27 की जगह भी 16 पे ट्रेड हो रही है। तो अगर मैं कहूँ यार पिछला जो बुलिश हुआ था जब ग्लेक्सो 27 प्राइस टू अर्निंग पे गया था, आज की अर्निंग के ऊपर अगर मैं 27 का रेशियो लगाऊं तो इसकी प्राइस तकरीबन 700 रुपया बनती है, जो कि तकरीबन यहाँ से 70% का रिटर्न है। अगर पुराने बुलिश वाली चीज़ों को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, GHNI आपका 7.2 बिलियन का रेवेन्यू करता था, आज 26 बिलियन पे चला गया है। 836 मिलियन का प्रॉफिट था, आज तकरीबन 3.5 बिलियन पे चला गया है। 18 प्राइस टू अर्निंग पे थे, आज 9 के ऊपर है। GHNI जो आज 800 रुपये का है, ये अगर मैं सिर्फ प्राइस टू अर्निंग पिछले वाला लेके जाऊँ तो 1600 रुपये का शेयर बनता है। FCCL हालांकि प्राइस के लिहाज से तो हमें चार्ट पे लगता है ये 46 रुपये का था, आज भी 50 रुपये का है। क्या इसने दिया है? इसका रेवेन्यू 20 बिलियन से 89 बिलियन पे चला गया, प्रॉफिट 3.9 बिलियन से 14 बिलियन पे चला गया, प्राइस टू अर्निंग आधे पे। FCCL आपका 100 रुपये पे होगा अगर मैं पुराने पे देखूँ। OGDCL आप जरा चेक करें, 238 बिलियन से 426 बिलियन का इनका रेवेन्यू इंक्रीज है, 108 बिलियन से तकरीबन 70% इनका रेवेन्यू इंक्रीज है। प्राइस अभी उस लेवल पे भी नहीं पहुंची है जिस लेवल पे पिछली दफ़ा थी। ऑब्वियसली इसके अंदर वो सेक्टर डेट के इशू थे जो कि ऑलरेडी इनकी सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले बहुत पीक के ऊपर थी। फंडामेंटली शायद वो उस लिहाज से जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टाइम होता है रैली का, तब आप देखते हैं यार कि हम CPEC में जाने वाले हैं, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या होने वाला है, और ये वो टाइम था जब हम सारे बोले थे कि यार पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। और फिर ऑल ऑफ ए सडन जो लोग उस वक्त इन्वेस्टेड थे वो अगले 3 साल तक बेचारों ने इतना रगड़ा खाया कि उनको समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। और मे भी इस पर्टिकुलर रैली में वो है ही नहीं, क्योंकि वो पिछले वाले एक्सपीरियंस को भूल ही नहीं पाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना, जब भी आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करें आप उतने कैश और उससे आएँ कि अगर खुदा ना खास्ता स्टॉक मार्केट नीचे भी जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे तो सारी चीज़ें बुलिश में नज़र आ रही हैं, आप वो इतना मेंटली डिस्टर्ब ना करें। मेंटली डिस्टर्ब सिर्फ नीचे गिरने से नहीं होता, मेंटली डिस्टर्ब बंदा ऊपर जाने से भी होता है। तो आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, वो करोड़ हो गया, अब आपको समझ ही नहीं है कि मैं करोड़ को क्या करूँ। तो कोशिश करें इतने पैसे इन्वेस्ट करें जिस पे आपको बुलिश या बेरिश या ऊपर या नीचे जाने से
आपकी बिहेवियर में कोई सडन चेंज ना आए, रात की नींद सुकून से कर सकें, ये मेन मकसद है। तो स्टॉक मार्केट में प्लीज़ आप किसी से, मैं देखता हूँ जब भी स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, अब आ गई इस तरह की बातें सुनना कि जी मैं अपना घर बेच के इन्वेस्ट कर दूँ, मैं किसी से लोन लेके क्यों ना ले लूँ, बैंक वाले लोन दे रहे हैं, अगर वो कर लूँ तो कैसा रहेगा। ये जब भी आपको इंडिकेशन आना स्टार्ट हो जाए, समझ जाएं कि ये मार्केट थोड़ा सा उस लेवल पे जाने वाली है। और वो जब पीक वाला टाइम होता है, मैंने खुद देखा है लोगों ने अपने घर बेच के क्रिप्टो में डाले हुए थे, जब वो पिछली दफ़ा ऑल टाइम हाई के ऊपर था, घर भी गया, क्रिप्टो भी गया और बैठे हुए हैं इसी तरह। तो हमेशा बैलेंस अप्रोच रखें, सारा पैसा आपको एक जगह से करके कुछ ज़रूरत नहीं है, एक एसेट आपका बना हुआ है, बना रहने दें, कोशिश करें इन्वेस्ट करके पैसिवली कितना पैसा बना सकते हैं। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी इनकम जो है, अगर वो किसी तरह उसको पैसिव इनकम कंट्रीब्यूट कर दे तो आप पे बोझ अपना हल्का होगा। सो यहाँ पे अगेन जिस तरह MLCF था उस टाइम पे 130 का था, अब 95 का है, लेकिन उस वक्त 24 बिलियन का था, आज तकरीबन 70 बिलियन पे चला गया इनका रेवेन्यू, 5 बिलियन से 11 बिलियन पे आ गया, और प्राइस टू अर्निंग आधी, अगर सिर्फ MLCF को पुराने पे ले जाए तो 160 बिलियन का है। तो यहाँ पे मेरा मकसद बताने का ये था, ये सारी मैंने जो आपको तमहीद एक किस्म की बांधी है, इसका मकसद सिर्फ एक है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं प्लीज़ इन्वेस्टेड रहें, अगर आप लोग इन्वेस्टेड नहीं हैं, जितना जल्द अज जल्द अपना पैसा आप ला के इन्वेस्ट करें, और उतना इन्वेस्ट करें जितना आपको 2 से 3 साल तक ज़रूरत नहीं है। लेवरेज नहीं लेनी, ब्रोकर से नहीं कमीशन और कोई एक्स्ट्रा आपने वो लेना। नज़र बहुत क्लियर आ रहा है कि जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसिप्लिन रहेगी, पंप एंड डंप की सिचुएशन में एग्रेसिवली रेट ड्रॉप करना, फिर इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो एकदम ख़जाना खोल देना, पिछले 3 साल की सारी मेहनत को ज़ाया कर देना, जब वो इंडिकेशन आपको नज़र आना स्टार्ट होगी तब मैं कह सकता हूँ यार शायद ये पीक था। अभी के टाइम पे सब कुछ मेरे ख्याल में बड़े डिसिप्लिन तरीके से चल रही हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड हैं, अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया प्लीज़ डू इन्वेस्ट। एंड आई होप ये वीडियो आपकी एटलीस्ट कन्विक्शन जो है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें हेल्प करने में आपको आसानी मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।